This video lecture is about NPA and reasons behind its growth in India. Presented by me अभिषेक चित्रांश और ये हमारे इंडियन इकोनॉमी लेक्चर सीरीज़ का 14th लेक्चर है। इसमें हमको डिस्कस करना है कि आप एनपीए को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, एनपीए को किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है और क्या रीज़न रहा है इंडिया में एनपीए की ग्रोथ का। तो आइए सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं एनपीए को। तो एनपीए जब कोई बैंक लोन प्रोवाइड करता है या एडवांस प्रोवाइड करता है और उसके इंस्टॉलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ तक नहीं आती बैंक के पास, तो उस कंडीशन में बैंक उस लोन के अमाउंट को एनपीए के तरीके से क्लासीफाई कर देता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री ये 90 डेज़ के पैरामीटर को कंसिडर करते हैं और मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी 90 डेज़ की ही कैटेगरी को फॉलो करते हैं। तो जैसा डिफिनीसन इसमें लिखी हुई है कि लोन और एडवांस दैट आर इन डिफ़ॉल्ट और इन एरियर्स। तो डिफ़ॉल्ट तब माना जाएगा जब बैंक को इस बात का भरोसा हो जाए कि जिसको उसने लोन प्रोवाइड किया था वो कंपनी या वो इंडिविजुअल इस कैपेसिटी में नहीं रह गया कि वो उसका लोन रीपे कर सके। और एरियर्स तब जब हो सकता है उसके पास कैपेसिटी तो है लेकिन किसी कारण से उसने 90 डेज़ तक इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है। तो डिफ़ॉल्ट या एरियर्स इन दोनों ही कंडीशन में उस पूरे लोन के अमाउंट को एनपीए के तरीके से क्लासीफाई कर सकता है बैंक। तो देखें और क्या कंडीशन हो सकती है। तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट 90 डेज़ तक अगर रिसीव नहीं होता, ड्यू है, तो वो कंडीशन कहलाएगी कि वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया। सेकंड क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर या ओवरड्राफ्ट। तो बैंक कई सारे अपने अकाउंट के थ्रू ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि आपका लेटेस्ट एग्जांपल जनधन अकाउंट है, वो ओवरड्राफ्ट करने के बाद अगर वो इंडिविजुअल या वो कंपनी अगले 90 डेज़ तक उसको रिटर्न नहीं करता बैंक को, तो भी उस अमाउंट को एनपीए के तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। और तीसरा तरीका ये है कि जो फार्मर है उसने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन लिया, तो बैंक वेट करेगी 2 क्रॉप सीजन तक, और अगर 2 क्रॉप सीजन कंप्लीट होने के बाद भी वो फार्मर लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उस लोन के अमाउंट को बैंक क्लासीफाई कर सकता है एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट है कि आप लोन को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो 3 कैटेगरी हैं, जिसमें फर्स्ट है सब स्टैंडर्ड एसेट। तो एनपीए क्रिएट हुआ 90 डेज़ वेट करने के बाद, और उसके बाद से लेकर के अगर 12 मंथ तक वो एनपीए बना रहा, उस कंडीशन में आप उसको कैटेगराइज करते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। 12 मंथ के बाद भी वो एनपीए कंडीशन में है, तो आप उसको कंसिडर करेंगे डाउटफुल एसेट। और अगर काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है तो एज अ लॉस एसेट क्रिएट करेंगे। अभी वो बैंक उसको अपने लेजर से, अपने उस अकाउंट से बाहर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ उम्मीद है कि शायद कुछ रिफॉर्म के बाद इसको रिकवर किया जा सकता है। तो ये 3 कैटेगरी हैं एनपीए की, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। नेक्स्ट डिस्कशन है कि कैसे ये प्रॉब्लम इतना सीवियर हो गया, इतना सीरियस हो गया इंडिया की कंडीशन में। तो इसको डिस्कशन के लिए सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है फर्स्ट पॉइंट जो दिया है 2004-05 से लेकर के 2008-09 के बीच का जो क्रेडिट बूम का ईयर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अधिक लोन सैंक्शन किया 2004 से लेकर 2008-09 तक, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड इकॉनमी भी ग्रो कर रही थी और इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी। तो कॉमर्शियल कंपनीज़ ने भी, बिजनेसमैन ने भी बहुत अधिक लोन लिए इस कंडीशन में, क्योंकि उनको लगा कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो 9% की ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी पे जा रही है, और इस कंडीशन में इन्वेस्ट करना लोन लेकर के ये उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीका है। तो जितना नॉन फूड क्रेडिट था, इतना, इसका मतलब एग्रीकल्चर में तो लोन हमेशा से ही सैंक्शन किया जाता रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट तो हमेशा ही रहती है। फ्लक्चुएट क्या करता है, नॉन फूड क्रेडिट जो कॉमर्शियल क्रेडिट कहलाता है, ये डबल्ड हो गया इस पीरियड में, इतने अधिक तरीके से लोन लिया गया। और मोस्टली किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ इस ड्यूरेशन में, वो था टेलीकॉम सेक्टर, पावर सेक्टर, रोड, एविएशन और स्टील। इन सेक्टर पर सबसे प्राइम फोकस रहा। नेक्स्ट है, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि ये लोन का जो अमाउंट था वो एनपीए में क्रिएट हुआ। तो उसके लिए सबसे पहला रीज़न ये है कि जितने बिजनेसमैन ने लोन लिया था इन्वेस्ट करने के लिए, उनका प्रोजेक्ट स्टॉल्ड प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसके पीछे का मेन रीज़न था कि लैंड एक्वायर करने की प्रोसेस का टफ होना
और उसके साथ साथ में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जैसे बहुत सारे क्लियरेंस का वेट करना। तो 2005 में अगर किसी ने लोन लिया और अब वो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसको एक लैंड एक्वायर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ में उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस जैसे कई सारे क्लियरेंस रिसीव करने होंगे। तो मान लिया कि 2005 में लिया गया लोन को जब वो इन्वेस्ट कर सके उसके लिए सारे क्लियरेंस और लैंड एक्वायर करते करते 2007-8 का टाइम आ गया। तो जो कॉस्ट है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की वो कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई होगी और बढ़ी हुई कॉस्ट को बियर कर पाना उस लोन के अमाउंट से जो उसने 2005 में फ़ाइल किया था उससे पॉसिबल नहीं होगा। एज अ रिज़ल्ट वो जो प्रोजेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, स्टाल्ड हो जाएगा, रुका हुआ प्रोजेक्ट हो जाएगा। और जब वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया तो जिसने लोन लिया था उसके रीपे करने की कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई, तो लोन रीपे करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सका कि वो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट रीपे कर सके। इस तरीके से बैंक लॉस में गए और बैंक का एनपीए क्रिएट होता चला गया। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इकॉनमी में भी स्लो डाउन देखने को मिला। 2007-8 में सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में और जो ट्रांसलेट होती है 2013 के आसपास यूरोजोन क्राइसिस यूरोप में। तो पूरे वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज जो थी वो क्राइसिस की कंडीशन में है, वहाँ पर जीडीपी उतना तेज़ी से ग्रो नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हुआ क्योंकि हमारे मेजर एक्सपोर्ट का जो प्रोपोर्शन है वो यूरोप और अमेरिका को ही जाता है। तो एक्सपोर्ट कम हुआ जिससे हमको डॉलर कम मिले, डॉलर कम मिल रहे हैं, डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, लेकिन जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो बहुत बेसिक कमोडिटीज़ के हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी के लिए इंपोर्ट करना, तो पेट्रोलियम जो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, उसके साथ साथ में गोल्ड और बाकी सारे इंपोर्ट्स वैसे ही रहे आए बल्कि बढ़े हैं उसके कंपैरिजन में, जबकि जो हमारा एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हुआ। तो डॉलर की सप्लाई कम हो गई मार्केट में जबकि उसकी डिमांड बहुत हाई थी। एज अ रिज़ल्ट डॉलर का प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू रुपी बहुत बढ़ता चला गया, या इसको रिवर्स कहें तो रुपी का प्राइस डॉलर के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो गया। जब भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, उसने इन्वेस्ट किया है इंडिया में इस पर्सपेक्टिव से कि उसको यहाँ से प्रॉफिट होगा, तो जितना डॉलर उसने इन्वेस्ट किया उससे अधिक की उम्मीद करता है, तभी उसने इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है। लेकिन जैसे जैसे रुपी डेप्रिसिएट होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो वो अर्न करेगा इंडिया में वो किस टर्म में होगा, रुपी के टर्म में होगा। फिर उस रुपी को कन्वर्ट करेगा डॉलर में, तो क्योंकि रुपी वीक हो चुका है इसलिए बहुत अधिक रुपी देने पर बहुत कम डॉलर जनरेट होंगे। एज अ रिज़ल्ट उसको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जिस प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से उसने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो वो इमीडिएटली अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर निकालना शुरू कर देता है और किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करने का प्रॉस्पेक्टस देखता है। दूसरी ओर जिस कंपनी ने फॉरेन कंट्रीज़ से बहुत अधिक लोन लेकर के रखा है, वो डॉलर के टर्म्स में लोन लिया है उसने और उसको रिपे करना है इंस्टॉलमेंट के थ्रू। जितना इंस्टॉलमेंट वो पहले पे कर रहा था उसको जनरेट करने के लिए उसको जितना रुपी पे करना पड़ रहा था कन्वर्ट कराने के लिए उतना डॉलर, उससे कहीं अधिक रुपी पे करना पड़ेगा क्योंकि रुपी क्या हुआ है, डेप्रिसिएट हुआ है, रुपी का वैल्यू कम हुआ है। तो अगर पहले वो कम रुपी देकर के डॉलर जनरेट कर रहा था और उसको इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था, अब उसको अधिक रुपी देकर उतना डॉलर जनरेट होगा जिसको वो इंस्टॉलमेंट के तरीके से पे करेगा। तो जो एक्सपेंडिचर का बर्डन है उस कंपनी के ऊपर वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो उसका एक्सपोर्ट करने का प्रॉस्पेक्टस है वो कम हो रहा है, इसका मतलब उसका इनकम भी कम हो रहा है। एज अ रिज़ल्ट ग्रोथ हमारी इंडिया की कंपनीज़ की कम होने लगी। कंपनीज़ लॉस में जाएंगी तो उनके पास रिपे करने की कैपेसिटी कम हो गई जो लोन उन्होंने बैंक से ले रखा है। तो बैंक का लोन रिपे करने से जैसे ही वो डिफ़ॉल्ट करेंगे वैसे बैंक के अकाउंट में जो बैंक का लेजर है उसमें इस बात को रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके बैलेंस शीट में कि इतना जो लोन का अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो पहला बैलेंस शीट किसकी ख़राब हुई, उस कंपनी की जिस कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लोन लिया था लेकिन वो उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा है बल्कि लॉस में जा रहा है। तो उसने बैलेंस शीट किसकी ख़राब कर दी, उस बैंक की जिस बैंक ने उस कंपनी को लोन दिया था। इस प्रॉब्लम को आप कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, टीबीएस प्रॉब्लम। ये कंडीशन क्रिएट हुई और इससे भी एनपीए लगातार बढ़ता चला गया। ये सारे फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंडियन बैंक्स में एनपीए क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, तो आरबीआई ने 2013 के क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने यहाँ पर जो बैंकिंग के नॉर्म्स थे उसको स्ट्रिक्ट कर दिए
और रेपो रेट से लेकर के बाकी सारे जो बैंक रेट हैं उन सबको हाई कर दिया। एज अ रिज़ल्ट एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने वाले के लिए या लोन लेने वाले के लिए वो लोन लेना काफ़ी महंगा हो गया। तो अब उसके लिए बारोइंग ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर कंपनीज़ बोरो करने को अवॉइड करेंगी या उनका जो कॉस्ट बढ़ जाएगा, एज अ रिज़ल्ट वो उतना कम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे मार्केट में। तो ये कंडीशन भी क्रिएट होती है जिसने एनपीए को फर्दर प्रॉब्लमेटिक बना दिया। तो कैसे कैसे बैंक रिस्पॉन्स कर सकते हैं इस एनपीए की प्रॉब्लम के लिए? तो बैंक के पास 4 रिस्पॉन्स हैं, जिसमें से पहला रिस्पॉन्स ये है कि वो लोन को रीस्ट्रक्चर कर दें। तो जिस कंपनी ने लोन लिया है, पॉसिबल है कि उसका काम प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, तो उससे पूछा जाए कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी जिससे कि आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें, क्योंकि जब आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे तभी बैंक का लोन रीपे कर सकेंगे। और अगर उसने कहा कि 100 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंस अगर हमें और मिल जाए तो उस कंडीशन में हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी और प्रॉफिट में जाने के बाद वो लोन हम पूरा लौटा देंगे, या हमको कुछ और टाइम चाहिए वो लोन रीपे करने के लिए। इन दोनों ही सिचुएशन में बैंक उस लोन को रीस्ट्रक्चर कर देगा कि आपको फर्दर 2-3 साल का टाइम और दिया जाता है या आपको कुछ अमाउंट और जनरेट करके दिया जा रहा है फाइनेंस के थ्रू, जिससे कि वो कंपनी प्रॉपर वर्क करने लगे, प्रॉफिट जनरेट करे और उसका जो एनपीए है वो रिजॉल्व हो सके। तो पहला तरीका रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन। जाहिर सी बात है ये पहले के कंपेरिजन में अधिक इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि टेक पोजेसन ऑफ द कोलेट्रल। तो जिस कोलेट्रल के दम पे लोन सैंक्शन किया गया था, फॉर एग्जांपल किसी ने गोल्ड रखकर बैंक के पास लोन रिसीव किया था, तो उस कोलेट्रल को कब्जे में ले, उस कोलेट्रल को पोजेस कर ले वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और उसको सेल करके अपने अमाउंट को रिकवर कर ले। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि अगर उसने किसी कंपनी का डिबेंचर या बॉन्ड परचेज करके उसको लोन या फाइनेंस प्रोवाइड किया था, उस कंडीशन में कंपनी अगर उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, उस कंपनी की इक्विटी में। तो इक्विटी में कन्वर्ट करते ही उस कंपनी में ओनरशिप हो जाएगी उस बैंक की। तो चाहे तो वो प्रॉफिट के थ्रू अपने लोन को रिकवर कर ले, या अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं भी अर्न कर पा रही, उसको सेल करने की कंडीशन आई, तो उसको अपने शेयर का जो पैसा था वो उतना मिल सकता है जितना उसके लोन को रिकवर करने के लिए रिक्वायर्ड है। और फोर्थ है सेल बैड डेट्स। जब कोई भी तरीका काम नहीं आए और ऐसा लगता है बैंक को कि हमारे पास ना तो कोलेट्रल है सेल करने के लिए इस इंडिविजुअल का, ना ही हम इसकी कंपनी में इक्विटी कन्वर्ट कर सकते, ना ही लोन स्ट्रक्चर करने की पॉसिबिलिटी बची है, उस कंडीशन में बैंक एक स्टीप डिस्काउंट देकर के उस लोन के अमाउंट में किसी अदर कंपनी को सेल कर देंगे वो लोन का अमाउंट, जिस कंपनी का जो बेसिक पर्पज़ है, जो एक्सपर्टाइज़ है, वो लोन रिकवरी में है। तो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपीज़ का लोन किसी कंपनी को दिया गया था बैंक के थ्रू, और बैंक को ऐसी उम्मीद थी कि रिकवर होने के बाद 110 करोड़ रुपीज़ हमको मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। बाई चांस वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो उस 100 करोड़ रुपीज़ के लोन को एक डिस्काउंट में, पॉसिबल है 95 करोड़ या 90 करोड़ रुपीज़ में, किसी कंपनी को सेल कर देगा वो बैंक। इससे उसको कम से कम 90 या 95 करोड़ रुपीज़ तो मिल गए, जहां उसके पूरे के पूरे पैसे डूब रहे थे उसमें से इतना भी रिकवर हुआ, बैंक इससे सेटिस्फाइड रहेगा। और जो उसने डिस्काउंट में जिस कंपनी को सेल किया है, अब उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इंडिविजुअल से या उस कंपनी से जिसने लोन रिसीव किया है वो लोन रिकवर कर ले, और रिकवर करने के बाद जो डिस्काउंट और रिकवरी अमाउंट का मार्जिन होगा वही उस कंपनी का प्रॉफिट होगा इस काम के लिए। तो इस तरीके से आप इन चारों टर्म्स को समझ सकते हैं। इन चारों इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रिलैक्सेशन दिए बैंक को, और बैंक को कितना एम्पावर किया कि वो इन चारों में से किसी स्टेप को कितना ईजिली यूज़ कर सकते हैं, उसी की बेसिस में आप लगातार 91 से लेकर के 2015-16 तक लगातार रिफॉर्म देखते चले आए, जिसमें अलग अलग स्कीम्स, जहां पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से लेकर के लोक अदालत, S4A स्कीम, 5/25, और उसके साथ साथ में इंडियन बैंक्रप्सी कोड तक का डेवलपमेंट हम लोग को देखना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर